आज हम एक ऐसी सरकारी बैंक के बारे में बात करने वाले हैं जिसने पिछले एक साल में 81% के रिटर्न दिए हैं। अब देखिए, जब हमने इस वीडियो का रिसर्च शुरू किया तो इस बैंक के प्रति मेरा जो ओपिनियन था वो बहुत अलग था, लेकिन रिसर्च खत्म होते होते मेरा ओपिनियन कंप्लीटली बदल गया है। तो आज के इस वीडियो में ये बात करेंगे कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र की जो शेयर प्राइस की ग्रोथ है ये खोखली है या फिर क्या कंपनी के अंदर कुछ खास चल रहा है जिसके बारे में लोगों को नहीं पता। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं चीजों के बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। अब देखिए, बैंक जो होती है ना, जनरली दो कैटेगरीज में डिवाइड होती है। एक होती है रिटेल फोकस्ड, एक होती है होलसेल फोकस्ड। रिटेल मतलब हम जैसे आम लोग जो है उन्हें वो टारगेट करते हैं। होलसेल मतलब पर्टिकुलरली कॉर्पोरेट्स और जो कंपनीज हैं उन्हें वो टारगेट करते हैं, उनको ज्यादा लोन देते हैं, वहीं से ज्यादा रेवेन्यू कमाते हैं। अब ये जो बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आप बताइए ये रिटेल में आती है या फिर होलसेल में आती है? अब इसका जवाब आपको मिलेगा कंपनी की हिस्ट्री से। अगर हम महाराष्ट्र की यानी उस टाइम बॉम्बे रीजन को पकड़ के महाराष्ट्र की बात करें तो सबसे पहली जो कमर्शियल बैंक थी वो थी बैंक ऑफ बॉम्बे। लेकिन उस टाइम मुंबई छोड़ के महाराष्ट्र में कोई ऐसी कमर्शियल बैंक नहीं थी। लेकिन कई सारे लोगों को लग रहा था कि महाराष्ट्र में भी एक ऐसी बैंक होनी चाहिए जो यहाँ के इंडस्ट्रीज को लोन दे और उन्हें मदद करे ग्रो करने में। और उसमें से एक थे मिस्टर ए.आर. भट्ट। ए.आर. भट्ट वही शख्स थे जो मराठा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के फाउंडिंग सेक्रेटरी थे। अब शुरुआत में इन्होंने बहुत मेहनत की कि जल्द से जल्द हम ये बैंक शुरू कर पाए, लेकिन शुरुआत के जो उनके एफर्ट्स थे वो उतने सक्सेसफुल नहीं रहे, जिसके चलते उन्होंने पूना रीजन के जो बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन्हें कांटेक्ट करना शुरू किया और उनसे इस चीज के लिए सपोर्ट मांगा और उनसे उन्हें सपोर्ट मिला भी। और फिर इसी तरह 16 सितंबर 1935 को इस बैंक की शुरुआत हुई। आज बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लगभग 2000 ब्रांचेस हैं और कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब 30,000 करोड़ है। शुरुआत से लेकर अब तक कंपनी फेज्ड मैनर में ग्रो करती आई है और कंपनी मेनली होलसेल यानी जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं उन्हें लोन देते आई है। और इन्हीं लोन्स की वजह से कंपनी 2013 से लेकर 2018 के बीच बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती रही। एक्चुअली हुआ ये कि उस टाइम रविंद्र मराठे कंपनी के सीईओ थे और फिर उन पर ही आरोप लगे कि उन्होंने डीएसके ग्रुप को बहुत बड़े बड़े लोन्स दिए गलत तरीके से। उन पर ऐसे आरोप लगे कि उन्होंने अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल किया, बाद में उन्हें अरेस्ट भी किया गया। और डीएसके अकेले ऐसी कंपनी नहीं थी जिसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने बड़ा लोन दिया था, ऐसी कई सारी कंपनीज थी जिसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने बहुत बड़े बड़े लोन दिए और वो फिर डिफॉल्ट हुए। फाइनेंशियल ईयर 2013-14 के बाद कुछ 42 बड़े बड़े बिजनेसेस ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के 11,000 करोड़ के लोन्स डिफॉल्ट किए। अगर हम छोटे मोटे बिजनेसेस की बात करें तो उन्होंने भी 2013 के बाद 2500 करोड़ के लोन्स डिफॉल्ट किए और इसमें से रिकवर कितने हुए तो सिर्फ 15%। अब इसकी वजह से हुआ ये कि कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में चली गई, प्रॉफिट बनाने के लिए कंपनी लॉस में चली गई और ऊपर से जब ये फ्रॉड के आरोप होने लगे कंपनी के मैनेजमेंट पर, उसके बाद कंपनी की शेयर प्राइस भी बहुत तेजी से नीचे चली गई। इसके बाद कंपनी के सीईओ को चेंज किया गया और फिर ए.एस. राजीव को कंपनी के सीईओ पद के लिए चुना गया और फिर यही से कंपनी की जो स्टोरी है वो कंप्लीटली बदल गई। अब यहाँ पर कहानी सुनने के बाद आपको लग रहा होगा कि ये बैंक तो बहुत ही बेकार है, लेकिन हर कंपनी की ना दो साइड्स होती है जिसे आप बहुत अच्छे से तभी समझ पाते हैं जब आप उस कंपनी का अच्छे से मैनेजमेंट एनालिसिस और फॉरेंसिक एनालिसिस करते हैं। और यही चीज बैंक ऑफ महाराष्ट्र में भी हुई है जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि ये सारी चीजें, चाहे वो फॉरेंसिक एनालिसिस हो, मैनेजमेंट एनालिसिस हो, ये हमने बहुत डिटेल में और अच्छे से हमारे फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स में कवर की है, जिस पर अभी दिवाली ऑफर में बहुत बड़ा डिस्काउंट चल रहा है, तो उसे बिल्कुल भी मिस ना करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई है। और अगर आप बिगिनर हैं और शुरुआत से लेकर एडवांस में चीजें बहुत डिटेल में सीखना चाहते हैं, बहुत आसान भाषा में सीखना चाहते हैं, तो आप हमारा कॉम्बो कोर्स ले सकते हैं, द फाउंडेशन ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स और फंडामेंटल एनालिसिस का, जहां पर 7,000 रुपीज का ये कोर्स आपको इस ऑफर पीरियड में मिलेगा सिर्फ 2,999 रुपीज में। और स्पेशली इस दिवाली ऑफर में आपको लाइफ टाइम एक्सेस इन कोर्सेज का मिलेगा। तो इस ऑफर को बिल्कुल भी मिस ना करें और इन दिवाली की छुट्टियों में अपना शेयर मार्केट नॉलेज और अलग लेवल पर लेके जाए। अब 2018 में ए.एस. राजू बैंक के सीईओ बनने के बाद उन्होंने देखा कि बैंक में कई सारी प्रॉब्लम्स है जिस पर काम करने की जरूरत है। बैंक जितने भी लोन देती है उसमें से 40% लोन बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को जा रहे हैं और यही से सबसे बड़ी रिस्क आ रही है। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि हमारी जो डिपेंडेंसीज हैं इन बड़ी बड़ी कंपनीज पर वो कम करने की जरूरत है। इसलिए वो पिछले कई सालों से कई सारी कॉर्पोरेट ब्रांचेस खोल रहे हैं जहां पर वो फोकस कर रहे हैं स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस पर, जो 10 से 100 करोड़ के लोन ले सके। क्योंकि पॉइंट ये है कि अगर 100 करोड़ के लोन जा रहे हैं तो 30 करोड़ के बड़े कॉर्पोरेट्स को जा रहे हैं और ओवरऑल 40 करोड़ के सारे कॉर्पोरेट्स मिलकर जा रहे हैं। यानी ज़्यादा डिपेंडेंसीज बड़ी कंपनीज पर है कंपेयर टू छोटी कंपनीज पर, और इसीलिए अब वो इस चीज़ को बैलेंस करने पर लगे हैं। साथ ही इन्होंने देखा कि हमारा जो लोन बुक है होम लोन्स का वो बहुत कम है, वो सिर्फ 30,000 करोड़ पर है। उससे पहले वो और भी कम था। अब इन्होंने क्या किया कि इसकी प्रॉब्लम को ढूंढने की कोशिश की, तो उन्हें पता चला कि हमारी जो ब्रांचेस हैं वो 15 से 20 लाख को ऑन एन एवरेज होम लोन दे रही है, जबकि जो घरों की प्राइसेस है वो बहुत बढ़ गई है बड़ी बड़ी सिटीज़ में। तो ऐसे में हमारे पास कोई नहीं आएगा, इसीलिए उन्होंने डेडिकेटेड होम लोन ब्रांचेस शुरू करना शुरू किया। अब इसके लिए उन्होंने पहले मेट्रो सिटीज़ को टारगेट किया और अब इनका ये गोल है कि एटलीस्ट एक ब्रांच हर एक डिस्ट्रिक्ट में हो इंडिया के। साथ ही कई सारे ऐसे होम लोन फाइनेंसेस ब्रांचेस हो जो लोगों को 3 दिन के अंदर
होम लोन का डिसबर्सल कर सके। और इसी बीच फिर इन्होंने जो 15-20 लाख का जो इनका एवरेज लोन अमाउंट था होम लोन्स के लिए, वो बढ़ाकर 65 to 70 लाख कर दिया है। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसमें वो बड़े बड़े लोन्स भी दे रहे हैं होम लोन्स में, अप टू 30 करोड़ रुपीज़। और फिर उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसमें जो कंपनी का डिफ़ॉल्ट रेट है वो लेस देन 1% है, यानी रिस्क कम है और फिर आपको बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। और इसीलिए कंपनी जो अपनी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है कॉर्पोरेट लोन्स पर या फिर होलसेल लोन्स पर, उन्हें कम करके धीरे धीरे चीज़ों को बैलेंस करना चाहती है। देखिए, भारत में फिलहाल 12 सरकारी बैंक हैं, उसमें से बैंक ऑफ महाराष्ट्र का नंबर आता है 11वां। लेकिन अगर हम ग्रोथ की बात करें तो पिछले क्वार्टर में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सरकारी बैंक अगर कोई थी तो वो थी बैंक ऑफ महाराष्ट्र। और एएस राजू का ये कहना है कि अगले 1 साल के अंदर वो इस बैंक को 11वें नंबर से 8वें नंबर पर लेकर आना चाहते हैं। तो अब सवाल आता है कि इसके लिए ये जो एफर्ट्स ले रहे हैं, क्या इससे रिजल्ट आ रहा है? तो उसके लिए हमें कुछ फाइनेंशियल नंबर्स पर नजर डालनी पड़ेगी। देखिए, बैंक्स का एनालिसिस करते टाइम हमें कुछ स्पेशल रेशियोज पर ध्यान देने की जरूरत होती है, और उसमें से एक है ग्रॉस एनपीए, यानी आपका डिफॉल्ट रेट कितना है। अब इस बैंक का जो डिफॉल्ट रेट था वो मार्च 2018 के करीब 19% पर चला गया था, यानी लोगों ने आशाएं छोड़ दी थी इस बैंक से, और फिर उसी टाइम कंपनी की शेयर प्राइस बहुत तेजी से गिर रही थी। लेकिन जब से एस राजू आए हैं तब से लेकर बैंक के जो ग्रॉस एनपीए वो कम होते जा रहे हैं। इवन फाइनेंशियल ईयर 2021 जिसमें कोरोना का काफ़ी इम्पैक्ट रहा, वहाँ पर भी कंपनी की जो ग्रॉस एनपीए है वो कम ही होते चले गए। तो 5 साल पहले जब 19% पे ग्रॉस एनपीए था, वो आया है सिर्फ 2.47% पर। और इसी बीच कंपनी का कासा रेशो है ये लगातार बढ़ता जा रहा है और अभी 53% की स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी के डिपॉजिट्स काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं और 2,34,000 करोड़ पर चले गए हैं। इसके साथ अगर हम नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें तो बैंक की नेट इंटरेस्ट मार्जिन फिलहाल अपने 10 साल के हाई पर है, और कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट फिर से ग्रोथ पाथ पर आ गया है। यानी कि ओवरऑल अगर हम फाइनेंशियली देखें तो बैंक धीरे धीरे स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर बनती जा रही है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जैसे कि आप यहाँ पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र की लोन बुक देख सकते हैं और उसका ब्रेकअप देख सकते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा लोन्स दिए जा रहे हैं कॉर्पोरेट्स एंड अदर्स को। तो कंपनी अराउंड 40% कॉर्पोरेट लोन दे रही है, 25% रिटेल लोन्स है और 19% मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को लोन दिया जा रहा है। अब यहाँ पर मिस्टर एएस राजू के अंडर बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है कि कॉर्पोरेट लोन्स पर डिपेंडेंसी कम करने का। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मिस्टर एएस राजू का जो कार्यकाल है वो लगभग पूरा हो गया है, जिसके लिए बैंक ने रिसेंटली रिक्वेस्ट की थी आरबीआई से कि इनका जो कार्यकाल है वो एटलीस्ट 6 महीने के लिए बढ़ा दिया जाए, और उसे मंजूरी मिल गई है। तो और 6 महीने तो वो रहेंगे, लेकिन उसके बाद कौन आएगा ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और जहां तक बैंक ऑफ महाराष्ट्र की पूरी जर्नी है तो मैं आपको ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये पूरी डिपेंड करती है कंपनी के मैनेजमेंट पर। अगर पहले वाले सीईओ जैसे सीईओ आते हैं तो बैंक को फिर से प्रॉब्लम में जाने में कुछ भी टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अगर यहाँ पर ऐसे कोई विजनरी पर्सन आते हैं जो एएस राजू जैसे ही विजनरी है, तो ये बैंक नई ऊंचाइयों पर बड़ी आसानी से जा सकती है, क्योंकि उसकी फाउंडेशन मिस्टर एएस राजू ने ऑलरेडी रख दी है। तो सामने वालों का काम थोड़ा आसान हो जाएगा, लेकिन उनको उतना ही विजनरी होना पड़ेगा जितने की मिस्टर एएस राजू है। और साथ ही यहाँ पर अगर हम कंपनी के वैल्यूएशंस की भी बात करें तो पीईजी रेशो अगर कंपनी का देखें तो कंपनी की यहाँ पर ग्रोथ है वो बहुत अच्छी खासी है, और पीईजी रेशो के हिसाब से कंपनी थोड़ी बहुत अंडर वैल्यूड भी है। लेकिन अगेन आपको बता दूं कि आने वाली ग्रोथ कंप्लीटली डिपेंड करेगी कि नया सीईओ कौन आएगा, इसलिए अनसर्टेनिटी तो यहाँ पर बहुत ज्यादा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक काफी अच्छी बैंक है जिसके फाइनेंशियल्स मिस्टर राजू के अंडर बहुत अच्छे हुए हैं। फंडामेंटली भी बैंक बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती चली जा रही है। लेकिन मेन मुद्दा यही है कि पूरा गेम डिपेंड कर रहा है कंपनी के मैनेजमेंट पर। अब तो अगले 6 महीने तक तो मैनेजमेंट है, उसके बाद जो आएगा उस पर बहुत ज़्यादा चीज़ें डिपेंड करेगी। तो इन सारी चीज़ों को कंपनी के मैनेजमेंट पर अगर जितना ज़्यादा फोकस आप दे पाए उतना आपके लिए बेहतर रहेगा, और उसके बेसिस पर ही आई थिंक आपको अपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेनी चाहिए। तो कैसा लगा आपको ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र का एनालिसिस और उसके टर्न अराउंड स्टोरी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और इस वीडियो को अपने सारे इन्वेस्टर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी बैंक ऑफ महाराष्ट्र के फंडामेंटल्स के बारे में पता चले। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। तो जाने से पहले हमारे कोर्सेज में जरूर एनरोल कीजिए, क्योंकि इन पर जो दिवाली ऑफर है वो बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए और बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। उसके बाद इस तरह के डिस्काउंट्स आपको नहीं मिलेंगे।